कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आज इंदौर पहुंचे और इंदौर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री विवेक तन्खा ने आज इंदौर प्रेस क्लब परिसर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आज इंदौर पहुंचे। उन्होंने प्रेस से मुलाकात कर कार्यक्रम में भाग लिया और पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर को लेकर हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि तीसरी लहर आती है, प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यालय को कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का सबसे सीनियर लीडर बताया। उन्होंने कहा कि यदि कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। पत्रकारों ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उनसे सवाल किया, दोनों ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में है, लेकिन इससे बनाने को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि कांग्रेस पुनः सत्ता में कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड की स्थितियां बनती है, उसी तरीके से राजनीति में भी स्थितियां बनती है। हम आशा कर रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में जब हाई टाइट रहेगा वह सत्ता में जरूर आएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें परिवार को 4 लाख रुपए राहत राशि के रूप में मिलना चाहिए और यह राशि केंद्र सरकार ने निर्धारित की थी और उसे वापस ले लिया। इसी बात को लेकर और लोगों को उसका हक दिलाने के लिए हम न्यायालय की शरण में गए हैं। जो वर्तमान परिदृश्य है, क्या आप मानते हैं कि कमलनाथ जैसे सीनियर लीडर जो वर्तमान परिदृश्य कांग्रेस में, उसमें इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में या वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं? देखिए, ये डिसीजन तो हाईकमांड का है। ये डिसीजन मेरा या हम लोग किसी का नहीं हो सकता, तो इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर कमलनाथ जी की क्षमताओं पे मुझे वो नहीं है, डाउट नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस में कोई सबसे सीनियर लीडर है इस वक्त, सबसे एक्सपीरियंस्ड है, और दूसरा जिसके पास व्यवस्थाओं का भंडार है, तो वो वही है। अभिषेक आई एम श्योर कमलनाथ जी बात समझ रहे हैं और उसका आंसर भी कमलनाथ जी देंगे। अभिषेक, देखिए, मैं तो देशभक्त हूँ और राष्ट्रभक्त हूँ, और ये राष्ट्र किसी भी बाहर पार्टी के ऊपर है। पार्टी राष्ट्र से बड़ी नहीं है, देश राष्ट्र पार्टियों से बड़ा है। अगर हम जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करेंगे तो एक ऑस्ट्रेलिया हर साल प्रोड्यूस करेंगे, और आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, आप कितनी भी टैक्सेस वसूल कर लो, देश गरीब का गरीब रहेगा। क्योंकि आप कितनी व्यवस्थाएं बढ़ाओगे, कितने अस्पताल बढ़ाओगे, कितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाओगे, कितने हाउसिंग बढ़ाओगे, कितनों को जॉब दे पाओगे। मगर प्रॉब्लम क्या होती है, हर वक्त जैसे इमरजेंसी के वक्त आपको याद होगा संजय गांधी जी लेके आए ये, बट कार्यक्रम अच्छा था, समय ठीक नहीं था और तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि आपने फोर्स किया लोगों को, लोगों में गुस्सा आया और कांग्रेस हारी। उसके बाद ये भी कारण था कांग्रेस के हारने की। अब जो कर रहे हैं, अगेन वोट की राजनीति से आप इसको जोड़ रहे हो। वोट की राजनीति से मत जोड़ो, ये देश का प्रोग्राम है। आपको तो सब पार्टीज को बुला के एक कंसेंसस बना के, जैसे चाइना में आपको मालूम है 30 साल तक पॉलिसी थी और 1 चाइल्ड, तब उन्होंने जाके रोका। और दूसरी बात आप सुनिए, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से कनेक्टेड है, अवेयरनेस से कनेक्टेड है। हमारे देश में केरल एक प्रांत है, 30 साल से केरल में पॉपुलेशन ग्रोथ 0 है वर्चुअली। क्यों है 0? क्योंकि वहाँ लोग पढ़े लिखे थे। तो पढ़ाई लिखाई बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए, और इसको एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप करोगे तो फिर आप इस प्रोग्राम को विवादित करोगे, और उससे क्या होगा, जो एक अच्छा प्रोग्राम है वो भी विवादित होके हमारे देश के नुकसान होगा। बीजेपी खुश हो जाएगी। मेरे जाने का सवाल ही नहीं है, और बीजेपी ने कभी ऐसा प्रयास भी नहीं किया है। लोकेश, हमारे साथ रहेगी नहीं, मैं इस पे विश्वास करता हूं। तो जब भी कोई आपदा होती है तो मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि विवेक मदद करो। मैं मदद करने अपनी
खुद ही एक प्रेरणा होती है, मैं निकल आता हूँ। गुजरात में कुंभ, वहाँ पर गुजरात में कच्छ में जब भूकंप आया, मैंने शाम तक में जबलपुर से 100 गाड़ियों का प्रबंधन करके अपने दोस्तों के साथ, गुजराती मंडल सब मिलके हमने अस्पताल 3 दिन में सेटअप करा दिया। 6 अस्पताल थे वहाँ, 5 देशों के थे और एक जबलपुर का था। 6 महीने चला वो अस्पताल, और मैं उसका क्रेडिट लेने कभी वहाँ गया भी नहीं। जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया, 17 वैगन लोग, और वो भी 18 टन की सामग्री मैंने जबलपुर से उड़ीसा की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में भिजवाई। 2001 या 2000 की बात है, हम तो भूल भी गए। और वहां मैंने अपने रोटरी के दोस्तों से बोला और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बोला कि आप लोग जॉइंटली इसको अनलोड करके लोगों को बांटो। जबलपुर का भूकंप आया, 3 महीने में हमने 66 घर बना के दे दिए रोटरी के माध्यम से। डुबना खमरिया, सबको पता है बात, कोई छिपी हुई बात नहीं। उड़ी में जब अर्थक्वेक आया कश्मीर का, तो मैं वहां भी पहुंच गया और मैंने जितने लीडर्स हैं ना, इन सबसे पैसा लिया, क्योंकि मैं उनका वकील था। सबने मुझे पैसा दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। दिग्विजय जी ने भी दिया, अजीत जोगी जी ने भी दिया, कमलनाथ जी ने भी दिया, सबसे दिया मैंने पैसा। और सामान और रोटरी वालों से लिया, सबसे सामग्री लेके मैं वहाँ पहाड़ के पास पहुँच गया। और मेरे को आज भी याद है, जब मैं लौट के आया, मैं सोनिया जी से मिला। इसलिए नहीं मिला कि मेरे को सोनिया जी से मिलना था, क्योंकि मुझे वहाँ इनपुट आर्मी ने और सबने दिया कि अभी भूकंप से जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो कम है। 15 दिन बाद जब विंटर आ जाएगी, ठंड आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डेथ होगी। लोगों के घर टूट चुके थे पहाड़ों में, वो बन नहीं सकते थे। तो मैंने बात सोनिया जी को बताई, अभी चला गया अपना काम काज करने। नेक्स्ट डे से सुप्रीम कोर्ट में मैटर भूल भाल गया। शाम को जब मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने देखा मनमोहन सिंह जी अनाउंस कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर हम कश्मीर में शेल्टर बना देंगे। मैं कभी लौट के नहीं गया पूछने कि मैंने आपको बोला था तो क्या आपने कहलाया था। दैट्स नॉट माई हैबिट। नेकी कर और दरिया में डाल। और इसीलिए मैंने कल बोला कि मैं कमलनाथ जी को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पत्र भेजूंगा, क्योंकि मैं टूर कर रहा हूं मध्य प्रदेश का, कि अगर थर्ड वेव की थोड़ी भी आशंका है, नहीं होना चाहिए, हम नहीं भी चाहते कि थर्ड वेव आए, तो आप पूरे डीसीसीज जो उस वक्त तो नॉन फंक्शनल रहेंगे, जब तक कोविड रहेगा, जब तक संक्रमण रहेगा, पूरे डीसीसीज को कोविड केयर सेंटर बना दीजिए, सेवा का एक केंद्र बनाओ। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जब तक सेवा का केंद्र नहीं बनेगी, तब तक पॉलिटिकल पार्टी अपना अस्तित्व का जो रीजन होता है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर पावर, पॉलिटिक्स हैज टू बी फॉर सर्विस। और मैं तो जिसमें बिलीव करता हूं, मैं उस चीज को लेके आगे बढ़ रहा हूं। जुड़ेंगे लोग, खुशी है, नहीं जुड़ेंगे तो भी ठीक है, ये तो अपना अपना स्वभाव होता है। इसी तरह हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अनाउंस किया है। मेरा कहना है, कोविड की इस लड़ाई में हम दूसरी चीज़ों को भूल गए। क्या दूसरी बीमारियां नहीं है देश में? तो जैसे हमने मंडला में राहत कैंप किया, बहुत जगह किया हमने, कम से कम 10-15 जगह किया पिछले 10-15 साल में। मैंने डॉक्टर त्रिहान, हमारे रोटरी के वर्ल्ड प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी, और भी लोग थे, मैं भूल रहा हूँ नाम, बहुत सारे, हाँ, ITV के चेयरमैन कार्तिक शर्मा जी, बहुत लोग थे वहाँ पर। हमने गुलेरा साहब से भी बात की, सबसे बात की कि हम रोटरी के माध्यम से और सब NGOs को जोड़ के, प्रेस क्लब को भी जोड़ेंगे, न्यूज़पेपर्स को भी जोड़ेंगे, जो जहाँ जिसकी शक्ति है, हम पैन इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, हम लोग राहत करेंगे इस एक साल में। 2 लाख तो रोटेरियंस मेरे साथ हैं, जो 38 रोटरी डिस्ट्रिक्ट हैं, और आदर्श गुनावाला से लेकर आनंद महेंद्रा सब रोटेरियन हैं। तो वो तो सब रहेंगे जो हम लोग को शक्ति प्रदान करेंगे। बट शक्ति खाली इन लोगों से नहीं आती, शक्ति होती जब लोग जुड़ जाते हैं। और हमारा कहना है कि जितनी राहत हम पहुंचा सकने की कोशिश करेंगे, हम करेंगे। मैं इस वक्त, मेरा ध्यान पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, सच बता रहा हूँ।
मैं पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान दे भी नहीं रहा हूँ। मेरा इस वक्त ध्यान सिर्फ मानव सेवा की तरफ है। आप क्लियर स्टैंड क्या चीज़ को समझते हो? कई दफ़े क्लियर स्टैंड नहीं लेना भी एक स्टैंड होता है। मतलब सर, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो चर्चा भी नहीं हुई, और मैंने आपको बताया ना, मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ। मैं इन बातों की चर्चा करता भी नहीं। आप कमलनाथ जी से पूछ लीजिए, सोनिया जी से पूछ लीजिए, मैं कभी इन बातों की चर्चा नहीं करता, क्योंकि ये मेरा सोच है। हर आदमी को वही चीज़ मिलनी चाहिए जिसके वो लायक है। मेरिट बेस्ड होना चाहिए, जो लायक होगा उसको मिलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हम लोग सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। देखिए, ये राहुल जी का बयान है, और वो उनका एक अपनी वो भावना है, और ये भावना वो बीच बीच में व्यक्त करते हैं, और क्योंकि पार्टी लीडर है तो उसको लोग सुनते भी हैं। तो इसमें टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उनकी भावना है। देखिए, ब्लैंकेट लॉ पूरी तरह से, जिसको अपन कहते हैं, इस देश में लागू करने में डिफिकल्टी हो गई इम्प्लीमेंटेशन। अब जिसने अगर तीसरा बच्चा पैदा कर दिया तो आप क्या करोगे उसके साथ? उस बच्चे को परेशान करोगे, माता पिता को परेशान करोगे। तो ब्लैंकेट लॉ तो ठीक है, लॉ एक पार्ट है इसका, बट लॉ से ज़्यादा हमको अवेयरनेस और एजुकेशन का इसको पार्ट बनाना पड़ेगा, और जब तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, या तो भाई होंगी नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ हद तक आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी 60-70 साल तक रूलिंग पार्टी थी, आप उनको सर्टनली एक विपक्ष का एक रोल दे दो तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है। ये तो एक मेंटल बात है जो आप बोल रहे हो, बट ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस भी बहुत अच्छी विपक्ष है, और हमने ये सिद्ध किया था 2018 के चुनाव में। आप लोग सब बोल रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, सब लोग का ये एनालिसिस था, मगर हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, और सरकार बनी। तो कांग्रेस को लड़ना आता है। अब ये अलग बात है कि जितने अच्छे से आप कांग्रेस को विजिबली देखना चाहते हो, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस विजिबल नहीं है, बट आप देखो यूथ कांग्रेस NSY कितने विजिबल हैं इस वक्त, महिला मोर्चा कितनी विजिबल है, तो है। और दूसरा क्या है, कोविड टाइम है, आज हम ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाए तो एक 188 का केस लगा दिया जाता है, और कितने केसेस 188 के लगवाएं हम अपने लोगों पे, वो भी तो परेशानी है। मास्क नहीं पहनो तो केस लगेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करो तो केस लगेगा, आपको कोई धरना प्रदर्शन करना है उसकी परमिशन लो, नहीं परमिशन लो तो 188 का केस लगेगा। पता नहीं मैंने कितने जगह कोर्ट पे चैलेंजेस लगाए हैं कि 188 का मिसयूज हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये भी है। डर का सवाल नहीं, कानून की बात। देखिए, कोविड टाइम है, आप अगेन यू आर ट्राइंग टू चैलेंज कोविड। आज हम अगर कोविड को चैलेंज करते हैं तो हमको हम भी तो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन जाएंगे। सब जगह ले रही है, मैं भी तो कांग्रेसी हूँ, मैं ले तो रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ। अरे विरोध भी हो रहा है, हो सकता है कि आपको विरोध दिख नहीं रहा। विकास, एक मिनट, अब एक करके लेते हैं। मेरा दर्द है कि हमने देश प्रथम का नारा भूल गए थे, और आज वो इतना वो देश के लिए वो कर रहे हैं कि मेरा भारत। अब मैं किसी को बोलने से तो नहीं रोक सकता ना, बट जो भावना है वो तो प्रकट कर सकता हूँ कि मेरे को लगा कि जो हुआ था उसमें देश की अनदेखी हुई। राहुल सर, प्राइवेट अरे मेरे पार्लियामेंट की डिबेट सुन लो भाई, मैंने आई एम द ओनली कश्मीरी पंडित पूरे पार्लियामेंट में मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, मगर कश्मीर से नहीं हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। सोनिया जी मुझे लेके आई थी, मैंने ये बात कोर्ट ना बोली थी पार्लियामेंट में जब मेरा फर्स्ट स्पीच थी, और मेरा ये कहना है कश्मीर का लास्टिंग सोल्यूशन तभी हो पाएगा जिस दिन कश्मीरी पंडित को आश्वस्त करके उनको रीसेटल किया जाएगा।
अगर कश्मीरी पंडित को आप आश्वस्त करके रिसेटल नहीं करेंगे, कश्मीर का सोल्यूशन कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। कश्मीर की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। खाली पंडित नहीं, वहाँ सिख भी हैं, कश्मीर वैली में सिख भी काफ़ी हैं, डोगरा भी हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, उनको आपको आश्वस्त करके वहाँ पर सेटल करना पड़ेगा। और वो चीज़ अभी बीजेपी की सरकार नहीं करा पाई। राणा जी नहीं, पेंडिंग है उसमें ये तो 3-4 साल पहले लगाई थी, और हमने साक्ष्य भी दिया था कि कैसे प्राइवेट एजेंसीज को आपने स्नूपिंग के राइट्स दे दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इशू नोटिस किया था और सबके रिप्लाईज भी आ चुके हैं। अब 2 साल से तो कोविड के मारे कहीं बहस नहीं हुई किसी केस की। अब जब कोविड थोड़ा थमेगा तो आई एम श्योर वो केस की भी बारी आ जाएगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट को हम बोल भी तो नहीं सकते कुछ। आलोक एक मिनट प्लीज। जी, कश्मीरी पंडितों को बोल उसमें ऑर्डर कराया है। अब अगर मध्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हाईकोर्ट ऑर्डर को, तो मैं क्या करूं बताइए। मेरी लेटर पिटीशन पे चीफ जस्टिस ने केस टेकअप किया था, और उस पर ही रेमडेसिविर 24 घंटे में 2 हॉस्पिटल में अंकुश लगाओ, उनके रेट्स बाहर से हैंग करो। ये हम लोग की प्रेरणा से हुआ था और झगड़े से हुआ था। बट पॉइंट ये है, सरकार में भी तो कुछ इच्छा शक्ति होनी चाहिए सबको इम्प्लीमेंट करने की। राजेंद्र जी कारण होते हैं, तो चढ़ाव के बाद उतार के कुछ कारण भी होते हैं, उनकी भी वजह होती है। एक विचारक के तौर पर आप क्या मानते हैं, कांग्रेस के पिछड़ने की क्या वजह होती है? बहुत सारे हैं, एक थोड़ी होता है। फिर भी सर, और ये ऐसा है, ये सार्वजनिक मन पे हम कांग्रेस की बात करें, ये ना आपके लिए उचित है ना मेरे लिए उचित इसलिए है। सर मैंने एक विचारक के तौर पर आपसे सवाल ना हम विचारक की गोष्ठी में बात करेंगे। एक मिनट सिद्धार्थ प्लीज बोलो। सर आपने अभी कहा कि ऐसा है, ऐसे प्रश्न का मैं अकेले में आपको जवाब दूंगा। चलो महेंद्र एक मिनट आपके बहुत क्लोज रहे हैं, हाँ। तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे, पहला सवाल। और दूसरा, जगदीश सिंह जी जैसे जैसे सीनियर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो पॉलिटिकली एक्टिव नजर आ रहे हैं, बैरिकेड पर चढ़ गए और लगातार बीजेपी भी उनको काउंटर कर रही है। तो दोनों बार में आपकी राय क्या है? देखिए, ज्योतिरादित्य अब तो बीजेपी में जा चुके हैं। मित्रता एक अलग विषय है। आपका किसी से संपर्क होता है तो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो संपर्क थोड़ी खत्म हो जाता है, और स्पेशली जब पारिवारिक होता है। बट डिस्टेंस तो वैसे हो जाता है जिस दिन वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जहाँ तक जब उन्होंने अभी जबलपुर को फ्लाइट्स दी, मैंने उनको धन्यवाद कहा, और मैंने कहा जल्दी से टर्मिनल बिल्डिंग में हमारी बना दीजिए, हमारे को जल्दी से एयर स्ट्रिप भी बना दीजिए, और बोइंग और एयरबस हमारी चालू करा दीजिए। हम उनकी वाहवाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट शहर के लिए अगर आप कुछ करोगे, आप किसी भी पार्टी के होगे, हम आपकी वाहवाह करेंगे। सर एक सवाल हमारा एक देखिए, दिग्विजय सिंह जी को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, वो मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं बड़ों के बारे में टिप्पणी नहीं करता। सर एक बड़ा सा गर्मा गर्म है देश में चल रही है सर, राज ट्रेडिशन लॉ, कॉलोनियल एरा का वो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट भी चीफ है लीगल थ्योरी, तो कोई लीगल इसमें बेटर हो सकती है कांग्रेस की तरफ से कि देखिए, ये वैसे पॉलिसी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं कंट्रोल कर सकती, ये तो गवर्नेंस का इशू है। मगर प्रॉब्लम ये है कि इनका गवर्नेंस बहुत पुअर है, स्पेशली इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये देखिए, हर चीज़ मार्केटिंग नहीं हो सकती। जब आप दिन भर मार्केटिंग में लग जाओगे तो आप सीरियस इश्यूज को भूल जाओगे। आप बताइए, कितने सारे रिजर्व बैंक के गवर्नर चेंज हुए पिछले 5 साल में। पहले एक बनता था तो 6 साल 10 साल चलता था, अब यहाँ 3 4 5 हो चुके हैं। कितने सारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चेंज हुए हैं, छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको डिस्कम्फर्ट है, और डिस्कम्फर्ट ये है कि आपको अगर इकोनॉमिक्स के बलबूते इस देश को चलाना है तो इन इकोनॉमिस्ट की आपको बात सुननी पड़ेगी। डिमोनेटाइजेशन देखने को एक बड़ा अनाउंसमेंट था, कितना लॉस हुआ कंट्री को, और गेम क्या हुआ। जीएसटी जिस प्रकार से आप लेके आए, आपने टैक्स को सेलिब्रेट किया, उस दिन पार्लियामेंट को जगमगा दिया। टैक्स कभी सेलिब्रेट होता है? अरे टैक्स तो बर्डन होता है।
सेलिब्रेट कहाँ से हो रहा है? और उसमें हमको पता था, उसने अरुण जेटली, आई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स इन पार्लियामेंट, आई टोल्ड मिस्टर अरुण जेटली दैट डे, ऐसे जो गवर्नमेंट नॉर्मली जीएसटी लेके आती है विश्व में, वो चली भी जाती है, बट चले ये बच गए, ये गए नहीं, वो एक अलग विषय है। मगर आप दूसरी चीज़ देखो, जीएसटी में जो ग्लिचेस आते हैं वो सालों चलते हैं, और सिस्टम को जीएसटी इज़ अ गुड मॉडल, बट उसको ग्रेजुअली लाना था, इन पार्ट्स लाना था। जैसे मनमोहन सिंह जी या कोई भी इकोनॉमिस्ट बोलता, आप रघु राजन से बात करते वो भी यही बोलता। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो वेल रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात ना सुनता है ना पूछता है, और जो इकोनॉमिस्ट एडवाइस कर रहे हैं, वो एडवाइस जो दे रहे हैं उससे हमको कभी कभी लगता है कंट्री की बहुत नुकसान होता है। अंतिम 2 सवाल संजय त्रिपाठी जी। आना जाना ये व्यक्तिगत डिसीजन होता है, किसी को कहीं अपने प्रोस्पेक्ट्स वहाँ बेटर लगते हैं, वो चला जाता है। मैं इसको कभी बुरा नहीं मानता। प्रजातंत्र में ये हर आदमी स्वेच्छा से रहता है, और जितने दिन स्वेच्छा से रहता है स्वागत है। जब उसकी इच्छा होती कहीं और जाने की, तो वो भी स्वागत है, क्या है, वो तो उसकी इच्छा है। डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र है, इसमें अपन रोक किसको सकते हैं? सर वो उसके लोकेश के सवाल का एक हिस्सा रह गया G20 वाला। ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है, ये वक्त सेवा का है, लोगों को बचाने का है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों की डेथ हुई इस सेकेंड वेव में, बट मुझे ये मालूम है कि हर घर इस कोविड से इफेक्टेड है, हर घर, चाहे दोस्त, चाहे रिश्तेदार, चाहे भाई बहन माता, हर घर इस वक्त परेशान है। कोविड में डेथ बिकेम अ नंबर, हम डेथ पे कंडोलेंस भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय मैं तो शुरू से सोचता था कि जो पूरे कोविड के दरमियान जो घटनाक्रम हो रहे थे इलेक्शन वगैरह के, मैं तो विरोधी था उसका, चाहे वो दमोह का इलेक्शन हो, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो। ये इलेक्शन का टाइम नहीं था, ये देश को बचाने का टाइम था, और हम भूल गए। हमने इलेक्शन को प्राथमिकता दी, देश को नहीं दी। ये मेरा दर्द है। कितने लोग आपके चक्कर में, कितनी परिवार तबाह हुए। मेरे को पता है कितने मेरे पास फ़ोन आते थे आईसीयू से, लेडीज रोती थी, घर जेवर बेच रहे थे लोग, अस्पतालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे तो क्लाइंट्स हैं, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि अस्पतालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पैंडेमिक का टाइम था, जब सेवा करने का टाइम था, तो आप लोगों से पैसा मांग रहे थे, और लोगों के पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास टूट चुका है। हमको इंडिया को रीबिल्ड करना है। पहले तो कोविड से बचना है, फिर इंडिया को रीबिल्ड करना है। द आइडिया ऑफ अ न्यू इंडिया, द आइडिया ऑफ भारत, एक नए भारत के निर्माण की मैं बात करता हूँ, सोचता हूँ, जिसमें एनवायरनमेंट, यूथ, विमेन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिसिंग, सब जगह अच्छे लोग भी हैं और सब जगह खराब लोग भी हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये एक नए युग की शुरुआत है। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। एसी अपन हिस्ट्री पढ़ते थे, हिस्ट्री को तो मेजर किया जाता है बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। अब हमारे विश्व को मेजर किया जाएगा बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। पूरा परिदृश्य बदल चुका है, परिवार का बदल चुका है, फैमिलीज का बदल चुका है, बिजनेस का बदल चुका है, वोकेशंस का बदल चुका है, स्कूलिंग का बदल चुका है, प्रोफेशंस का बदल चुका है। जितना समय हम परिवार को देते थे, कभी दिए पहले, इसके पहले मैं 30-40 साल मैंने अपनी माता जी के साथ, मेरे को अब लगता है कि मैंने कितना न्याय उनके साथ किया था कि मैं उनको टाइम ही नहीं देता था। मगर अब उनके साथ 2 साल से मैं लंच भी खाता हूँ, डिनर भी खाता हूँ, टीवी भी देखता हूँ। तो मैं एक नए भारत, एक नए समाज की कल्पना लेके निकला हूँ। कितने लोग मेरे साथ रहेंगे इस कल्पना में मुझे नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है कि मैं इस कल्पना के लिए जुटा रहूँगा, बोलता रहूँगा, लड़ता रहूँगा, अंत में जुड़ूंगा। अब आप पूछ सकते हैं। ये एक व्यवस्था है, फ्रांस गवर्नमेंट भी उस व्यवस्था का पार्ट होता है। वो कुछ इलेक्शन के वक्त मदद करते हैं, ही इज एन एक्सपर्ट। तो आई डोंट थिंक कोई प्रशांत किशोर किसी को पावर में ला सकते हैं। प्रशांत किशोर आपकी मदद कर सकते हैं एक अच्छा माहौल बनाने की। मैं आज शरद पवार जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लेटेस्ट की मीटिंग थी, आप जब यहाँ थे उनकी मीटिंग चल रही, कैसे देखते?
अरे आप लोग हर मीटिंग को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखने लगते हो। शरद पवार वगैरह दे आर एक्सपीरियंस लीडर्स, उनके साथ ये जो मीटिंग रोज होती है, मतलब डेमोक्रेसी में संवाद तो रहेगा, हम दुश्मन थोड़ी हैं। देखो शरद पवार ने तो आपको ही बुलाया था उस मीटिंग में। हम उस दिन पौंडीचेरी वहाँ थे, अंडमान में थे। हाँ। अगर हम अंडमान में नहीं थे तो हम चले भी जाते। मैं आदरणीय तनखा साहब का आभारी हूँ कि आप हमारे आग्रह पर प्रेस क्लब पधारे। मैं पुनः इंदौर प्रेस क्लब की ओर से आपके प्रति पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट में मेरे जूनियर्स के माध्यम से, देखिए मैं थोड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ, मुझे लगा कि मैं खुद बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट में तो राजनीति दिखेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जहाँ तक इन बातों में राजनीति दिखनी चाहिए। तो मैंने अपने जूनियर्स को बोला कि पिटिशन लगाओ कि ये जो कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है पूरे इंडिया में 4-4 लाख का, क्योंकि वो डिलीट हो गया था। उन्होंने जिस दिन इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया उस दिन वो 4 लाख डिलीट भी कर दिया। तो हमने वो चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऑर्डर पास किया है कि 4 हफ्ते के अंदर या 6 हफ्ते के अंदर आप एक कॉम्पनसेशन की स्कीम बनाए, जो कि मैंडेटरी है अंडर द DMA एक्ट, वो मैंडेटरी है। तो वो अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो जो स्कीम आएगी, अब देखेंगे उस स्कीम में क्या कॉम्पनसेशन आता है। बट मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं तो खुद निशक्त बच्चों का स्कूल चलाता हूँ। मेरे पास 800 बच्चे हैं निशक्त, और आज से नहीं 30 साल से हैं, राजनीति के आने से बहुत पहले से है। 96 में मैंने पहला स्कूल जबलपुर में स्टार्ट किया था। GS वर्मा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको आके इनॉग्रेट किया था। उसके बाद बहुत सारे, भोपाल में भी है, ग्वालियर में भी है, मंडला में भी है, बिलासपुर में भी है। तो मेरा ये कहना है कि इन बच्चों की देखभाल करना समाज का दायित्व है और प्रदेश का भी दायित्व है। अगर हम देखेंगे कि इनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे कैसे सामाजिक चेतना भी लाएंगे, और हो सकेगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इन बच्चों के लिए, जरूरत पड़ेगी। अंतिम सवाल। सोशल मीडिया पे लगातार यदि कोई सरकार के खिलाफ जा रहा है तो उसका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, फेसबुक में तमाम चीजें हो रही, तो क्या देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, आपको क्या लगता है? ये तो हम लोग कब से कह रहे हैं, 5 साल से कह रहे हैं। सर मैं साथी के एक जरूरी केस में एक सवाल साथी को जवाब दीजिएगा कि जो मुझे महसूस होता है कि अब कांग्रेस या आप लोग भी महसूस करते हैं कि पिछले इन सालों में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया गया। नहीं, ये तो एक नीति है बीजेपी की, जिसमें जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस वक्त पपेट है। CVC, CBI, ED, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये एक्सटेंडेड विंग्स हैं रूलिंग पार्टी के। ये कभी इस हद तक, देखिए इंटरफेरेंस जब भी शासन रहेगा कुछ हद तक इंटरफेरेंस होगा, बट इतना बड़ा इंटरफेरेंस कभी पहले नहीं था कि जिससे इंस्टीट्यूशन ही निरर्थक हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए। वीरेंद्र उसमें मैं थे, सिब्बल साहब थे, मिलन था, मुमेली साहब थे, आज़ाद साहब थे, मनीष था, शशि था, ऐसे हम लोग 20-30 लोग थे। वो हमारी चिंता थी। हमारी चिंता कभी पार्टी को अनस्टेबलाइज करने की नहीं थी, स्टेबलाइज करने की कभी नहीं थी। वो हमारी चिंता थी कि पार्टी को कैसे रिवाइटलाइज करें। और उसके बाद सोनिया जी ने हमको अपने घर बुलाया था 13 या 18 दिसंबर को, सबको, और हमसे 6 घंटे उन्होंने हम लोग से बात की थी। और उसके बाद क्योंकि कोविड आ गया, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि विवेक, हम लोग सबको बुला के बोला कि देखो कोविड के दरमियान हम कहें कि AICC बुला लो, क्या उचित होगा? कुछ हम लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे लोग कोविड के दरमियान, मई का महीना था, कोविड पीक में था, ये डिसाइडेड था कि मई में AICC होगी। क्या हो सकती थी जब पूरे देश में त्राही मची हुई थी? तो प्रॉब्लम इस समय का होता है। समय जैसे जैसे अब ठीक होता जाएगा, आप देखोगे इन सब चीज़ों के आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। जी नहीं, हम लोगों के पास पार्टी फोरम है और हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। चलिए राजन जी खत्म करते हैं, इसके बाद सर को जाना भी। मेरा एक सवाल आपका आपने रहेगा कि इम्पोर्टेंट इश्यूज पे कांग्रेस क्लियर स्टैंड क्यों नहीं ले पाती, ये मेरा सवाल। मैं ये इस्तीफा 1 साल पहले देना चाहता था। आपको याद होगा जिस दिन राहुल जी ने इस्तीफा दिया था, उस दिन मैंने इससे इस्तीफा दे दिया था 19 में। 1 साल चुपचाप रहा मैंने 1 साल पहले भी इस्तीफा की चिट्ठी बना दी थी, उसमें 4 साल लिखा था मैंने तब, मगर तब इसलिए नहीं भेजा कि मेरी वाइफ ने मुझे मना किया और मेरे मित्रों ने मना किया कि विवेक तुम भेजोगे तो सोनिया जी को खराब लग सकता है। इस वक्त कांग्रेस की स्थिति
थोड़ी वैसी अनस्टेबल सी है, तो अभी मत करो। मेरे को बात अच्छी लगी। मेरे से फिर अभी जब मैं 10 दिन 15 दिन पहले मिस्टर सेलम, एक सेक्रेटरी हैं हमारे JD सेलम, उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि तनखा साहब आप कंटिन्यू करना चाहोगे कि हम नहीं कंटिन्यू करना चाहोगे, मुझसे पूछा गया था। तो मैंने कहा देखिए मैं किसी भी पद पे बहुत दिन नहीं रहना चाहता, 5 साल मेरे को हो गए। तो उस चिट्ठी को मैंने 4 की जगह 5 कर दिया और मैंने भेज दिया कि अब हम इतना सब काम कर चुके हैं, अब हम बहुत सारे हमारे पास नई चुनौतियां, हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं और आप किसी नए व्यक्ति को बनाइए जिससे कि वो पूरे जद्दोजहद से काम करेगा, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं। अभिषेक, मानव सेवा से जुड़ा हुआ दे सकती हैं आप सेडिशन का इंटरप्रिटेशन देखो सुप्रीम कोर्ट का, केदारनाथ वगैरह 60s के ज़माने से सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। यहाँ तो आप मंत्री को घेर लो तो सेडिशन हो जाता है। आपने डेड बॉडी लेक पर डाल दी तो वो सेडिशन हो गया। मतलब इन्हें सेडिशन को मजाक बना दिया है। तभी तो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है, जो आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि समय आ गया है इस लॉ को रिव्यू करने का। सागर सर सागर चौथे टाइम से सर अभी जो है ऑलरेडी ये जो एक डिबेटेबल प्रश्न है। हर पार्टी का एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। पार्टी की जिसके टाइड है ना, आप समुद्र के पास बैठो, कभी टाइड ऊपर जाती है, टाइड पे नीचे आती है। तो जैसे हमारी टाइड अगर आज नीचे है तो कुछ दिन बाद वो टाइड ऊपर भी आएगी। तो ये जब हमारी टाइड नीचे होती थी ये सब चीज़ें दिखती हैं। बीजेपी में भी हो रहा है, जब टाइड ऊपर आएगी तो आप बीजेपी की बात करोगे, हमारी बात नहीं करोगे। महेश जी, वर्तमान आपने बताया टाइड नीचे, टाइड ऊपर आएगी कितना समय लगेगा, क्या आप मानते हैं, साल 2 साल 5 साल? देखिए इन चीज़ों पे टाइम देना बहुत मुश्किल होता है और मैं दूंगा भी तो खाली आपको एक स्टेटमेंट दूंगा खुश करने के लिए कि मैंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। फैक्ट ये है कि ये किसी को नहीं मालूम है कि टाइड कब ऊपर आएगी, बट टाइड आएगी, क्योंकि जब कोई चीज़ बिगड़ती है तो सुधरती भी है। और आप बता दो विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ टाइड एक ही थी? कौन सा ऐसा देश है? कभी कंजर्वेटिव आते हैं तो कभी डेमोक्रेट आते हैं, कभी लिबरल आते हैं तो कभी दूसरे आते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। व्यवस्था में लोग हटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, लीडर्स बनते भी हैं, उतरते भी हैं। एक टाइम की बात है। सर ये एक सवाल मेरा भी है